बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक पर्टर्बेशन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन रेट एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर हार्मोनिक पर्टर्बेशन। उसके साथ साथ हम एक रूल डिराइव करेंगे जो बहुत फेमस रूल है, फर्मी गोल्डन रूल, और एक कंडीशन जो है वो आप डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ डिटेल बैलेंसिंग। टॉपिक पे आ जाएँ। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर हार्मोनिक पर्टर्बेशन. Harmonic perturbation is also called as sinusoidal perturbation, and it can be defined as perturbation which oscillates sinusoidally with the time. And the second definition is harmonic perturbation is one which depends on the time between the moments of turning the perturbation on and off. कि जब आपने पर्टर्बेशन को ऑन किया और जब ऑफ़ किया तो वो जो बीच का टाइम इंटरवल है उस पर अगर कोई पर्टर्बेशन डिपेंड कर रही है तो वो हार्मोनिक पर्टर्बेशन होगी. अब हमने क्या करना है कि हार्मोनिक पर्टर्बेशन की फॉर्म कैसी होगी. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम ज़ाहिर अगर ये साइनोसाइडल फॉर्म है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कॉज या साइन फंक्शन जो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. इसलिए हमने यहाँ पे ये जो पर्टर्बेशन अप्लाई की और उसमें जो स्पेशल पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया, और जो टाइम डिपेंडेंस पार्ट है वो हमने कॉज में इनकॉर्पोरेट कर दिया. ओमेगा जो है यहाँ पे ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, मीन्स ये हार्मोनिक पर्टर्बेशन जो आपने अप्लाई की है उसकी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है. एग्जाम्पल क्या है? सच ए पर्टर्बेशन इज़ इनकाउंटर्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जब आप डिस्कस करेंगे एट इंटरेक्शन ऑफ एटम विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो आपको वहाँ पे हार्मोनिक पर्टर्बेशन जो है उसको डिस्कस करना होगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा, उसको यूज़ करना होगा. अच्छा, अब यहाँ पे इस आगे जाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो पर्टर्बेशन की मेन टेक्निक है वो ये थी कि आपके पास एक अनपर्टर्ब सिस्टम है जिसके ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मीन्स उसकी एनर्जी और उसके आइगन स्टेज जो है वो आपको नोन है. फिर आपने उस सिस्टम पे कोई पर्टर्बेशन अप्लाई की है जो बहुत स्मॉल है. वो पर्टर्बेशन जो है सिस्टम के साथ कोई भी इंटरेक्शन भी हो सकती है. उसके रिज़ल्ट में जो आपके पास न्यू आइगन स्टेट्स हैं, न्यू आइगन एनर्जीज़ हैं, वो आपने डिराइव करनी होती हैं. तो यहाँ पे भी वही टेक्निक आप यूज़ करें, लेकिन एजम्पशन भी वही सेम है कि आपने जो पर्टर्बेशन अप्लाई की है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है उसका फार्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि आपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तक. तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर इनिशियल स्टेट साई आई टू फाइनल स्टेट साई एफ विद आई इज़ नॉट इक्वल टू एफ मीन बोथ स्टेट आर डिफरेंट. जो इक्वेशन 2 है इसमें आपके पास जो फार्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का है. ये जनरल फार्मूला है. इसमें जब आप ये जो v है ये पर्टर्बेशन को शो कर रहा है, तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें आप ये यहाँ पे पुट कर देंगे. तो अब हम हार्मोनिक पर्टर्बेशन को डिस्कस करें तो हम ये जो फॉर्म है ये यहाँ पुट कर देंगे. और लास्ट लेक्चर जैसे में हमने किया था कांस्टेंट पर्टर्बेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट पर्टर्बेशन जो है वो पुट की थी, और फिर वो टाइम इंटेग्रल से बाहर आपने उसको लिख लिया था क्योंकि वो इंटेग्रल बाहर है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम थी. लेकिन अब यहाँ पे जो है ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है. तो अब आप क्या करेंगे कि आपने ये स्पेशल पार्ट को सेपरेट कर लिया है. स्पेशल पार्ट जो है था वो इंटेग्रल से बाहर आ गया, तो ये जो है आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट है. अब जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो कॉस फंक्शन वो ऑब्वियसली वो इंटीग्रेट होगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ, जो ऑलरेडी यहाँ पे था वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपने इस तरह लिख दिया. उसके बाद ये आपने बता दी कि जो मैट्रिक्स एलिमेंट है बेसिकली ये फॉर्म बनती है. इसको हमने इसको सिंप्लीफाइड नोटेशन में आपने इसको ऐसे लिख लिया. ठीक है. अब जो कॉस फंक्शन है इसको भी आप इंटीग्रेशन से पहले अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स में लिख लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया. तो अब ये जो इक्वेशन 5 आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, और ये जो टर्म्स हैं ये इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, और फिर आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये फॉर्म आएगी. अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं 0 से 2t. 0 मीन्स कि आपके पास जब आपने पर्टर्बेशन वो टाइम जब आपने पर्टर्बेशन अप्लाई की है, लेस देन 0 पे आपने कोई पर्टर्बेशन अप्लाई नहीं की है, आपके पास सिस्टम जो है वो अनपर्टर्ब स्टेट में है, और टाइम t तक जो है वो पर्टर्बेशन जो आपने अप्लाई की है. तो इंटीग्रेशन जो आप करें हैं वहाँ यहाँ पे आप ये नोट करें कि आपने जो टाइम डेरिवेटिव है उसके साथ प्राइम शो किया हुआ है, क्योंकि जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेटिंग जिस फैक्टर पे आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो किल हो जाएगा. तो इसलिए फिर आप इसमें जब टी पुट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन सिंपल आपने की है, इंटीग्रेशन की है, लिमिट्स पुट की हैं, तो आपके पास ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये डिवाइड हो गया है.
जो टी पुट करने से आपके पास ये फैक्टर आया है और ज़ीरो पुट करने से आपके पास 1 आ गया। दोनों टर्म्स आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो है एक माइनस साइन का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो है ये रिज़ल्ट है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर साइनोसाइडल परटर्बेशन या हार्मोनिक परटर्बेशन का। अब यहाँ से आगे आप दो अप्रोचेज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप यहाँ पे एज्यूम कर लें कि इनमें से एक टर्म जो है वो बहुत हाई है, एक टर्म डोमिनेंट है और दूसरी टर्म एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन जो है वो आप कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल है। तो आप एक टर्म को लेकर चलें और उससे आगे आप अपने रिज़ल्ट जो हैं वो मैनिपुलेट करें। लेकिन अगर हम इन दोनों को लेके चलें तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा, लेकिन दोनों अप्रोचेस सेम है, आप इनमें से कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट अप्रोच पे हम चलते हैं। फ़र्स्ट अप्रोच के लिए ऑब्वियसली हमें दोनों अप्रोचेस के लिए हमें एजम्पशंस तो लेनी पड़ेंगी। तो अगर हम फर्स्ट अप्रोच के लिए करें तो हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दिस इज़ द आंसर but it's a little cumbersome to work with. Things simplify substantially if we restrict our attention to driving frequencies omega that are close to the transition frequency omega fi, so that the second term in the square bracket dominates. Omega fi plus omega is very greater than omega fi minus omega. अगर हम ये कहें कि आपके पास जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है और जो आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो दो ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज़ हैं। और वो ऑब्वियसली अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी डील कर रहे हैं तो वो आपके पास होती है 10⁻14 और ट्रांजिशन जो आपके पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो भी अगर आप राउंड अबाउट 10⁻14 या ही आप डिस्कस करें तो ऑब्वियसली ये जो डोमिनेटर है, क्योंकि इसमें प्लस साइन आ रहा है तो ये डिनोमिनेटर बहुत हाई हो जाएगा और ये टर्म आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि ये टर्म आपके पास स्मॉल हो जाएगी और ये टर्म फिर ओवरऑल ये टर्म जो है वो डोमिनेट करेगी। तो सेकंड टर्म जो है जो माइनस के साथ आ रही है वो डोमिनेट करेगी। ये आपने इस पोजीशन के साथ आपने सिंप्लीफाई कर लिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उसमें एक सिंपल यही टर्म आ रही होगी। अब इसको आगे लेके चल रहे हैं। This is not much of a limitation since perturbation at other frequencies have a negligible probability of causing transition anyway. We will be applying this theory to the case of light for which omega approximately equal to 10⁻14 Hz. So the denominator in both terms is huge, except for the second term in the neighborhood of omega fi. Dropping the first term and employing the relation exponential of iota theta minus 1 equal to 2 iota exponential of iota theta by 2 into sin theta by 2, इस टर्म को आप पुट करें तो आपके पास जो आप एक टर्म को ड्रॉप कर दिए उसके बाद ये रिलेशन पुट करें तो आपके पास फाइनल ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें जो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसका जब आप मॉड स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, आयोटा का मॉड स्क्वायर लेंगे तो वो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड रिलेशन आपके पास ये इक्वेशन 11 में आ गया। अब आप ये देखें कि ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो वेरी करी है विद द साइन फंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो लीनियरली नहीं, आप कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी साइन चेंज हो रही है विद साइन फंक्शन या साइनोसाइडल इन द टाइम। इक्वेशन 11 implies the probability to be in the final state. In the above procedure we have taken the case of transition of energy quantum h cut omega in which the initial and final states have energy such that transition goes. इसका क्या मतलब है कि आपने क्या किया है कि आपने जस्ट दो स्टेट्स ली हैं और उसमें आपने कहा है कि एक इनिशियल स्टेट थे, फाइनल स्टेट में आपके पास ट्रांजिशन हो रही है। फ़िलहाल आपने ना यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन का केस डिस्कस किया है, ना आपने यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन का कोई डिस्कस किया है, ना स्पॉन्टेनियस एमिशन का। अभी हमने इनमें से कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं किया। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि एक इनिशियल स्टेट है उससे ट्रांजिशन हो रही है किसी फाइनल स्टेट में और जो आपके पास रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी या उनकी एनर्जी जो है वो एच कट ओमेगा है। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें। इक्वेशन 11 जो है आपके पास एक रिमार्केबल रिजल्ट है जो आपको शो कर रहा है दैट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑसिलेट साइनोसाइडली विद द टाइम। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें तो आपके पास इस टाइप का फंक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो आपके पास जो ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव पीक आती हैं वो सभी पॉजिटिव हो गई हैं।
तो साइन स्क्वायर फंक्शन जो है, जब आपके पास ये, अगर ये फंक्शन आपके पास 1 हो तो एम्पलीट्यूड जो है आपके पास मैक्सिमम जो है ये, तब मैक्सिमम पे वो 1 हो जाएगा, तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो है, इन पीक्स का एम्पलीट्यूड जो है वो ये फॉर्म आनी चाहिए। ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब आप यहाँ पे देखें, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ लीनियरली चेंज हो रही है। यहाँ पे जो है ये लीनियर चेंज आ रहा है, कि आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका मतलब ये है कि जब आप शॉर्ट टाइम के लिए परडक्शन को अप्लाई करें तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली चेंज इंक्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ तक ग्रो हुई, यहाँ पे ये इसकी हाईएस्ट पीक आई, यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम ट्रांजिशन हुई, और उसके बाद जब आपने ट्रांजिशन, अभी आपने टाइम को ऑन ही रखा हुआ है या परटर्बेशन को ऑन ही किया हुआ है, तो उसके बाद वो दोबारा जो है वो ड्रॉप्स होगी और वो दोबारा यहाँ पे ज़ीरो पे आ गई, यानी वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे दोबारा वापस आ गई है। तो हमारे पास इस ग्राफ से देखने से ये आपके पास एक रिज़ल्ट ये आना चाहिए कि शॉर्ट टाइम पे आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ लीनियरली ग्रो करनी चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको अप्लाई करेंगे तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ ये यहाँ पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है वो शॉर्ट टाइम, तो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में ही रहे तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम पे ये जो आपके पास, ये जब आपके पास सिस्टम आपके पास हाईएस्ट स्टेट में आ गया तो आप यहाँ पे परटर्बेशन को ऑफ़ कर दें, तो सिस्टम आपके पास जो ट्रांजिशन हो जाएगी वो इस तरह होगी कि सिस्टम एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला गया, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजिशन होगी। अगर आप ये ट्रांजिशन जो परटर्बेशन उसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये दोबारा जो है ये इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसका कोई आपको रिज़ल्ट या इफेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आपके पास जो ये परटर्बेशन है ये इफ़ेक्टिव है। अब हम इस जो रिज़ल्ट है इसको हम डिराइव भी कर लेंगे। अच्छा, ये टाइम जो आपने नोट करना है यहाँ पे, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर फंक्शन है वो कब ज़ीरो होगा आपके पास, व्हेन टी इक्वल टू एन इक्वल टू एन पाई ओवर ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा, और एन आपके पास क्या है 1 2 3। जब 1 होगा तो ये टर्म आ जाएगी, 2 होगा तो ये फैक्टर होगा, और 3 होगा तो इस सब पे आपके पास जो साइन स्क्वायर फंक्शन है वो ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टाइम आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, पाई बाय 2 का। इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा ये टाइम होगा पाई ओवर ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा, जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। After rising to maximum, it drops back down to 0 at time Tn equal to 2n pi over omega fi minus omega, where n equal to 1 2 3। ये जो मॉड लिया है इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस इन एनर्जी आपने लिया, डिफरेंस जो फ्रिक्वेंसीज लिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम यहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को डिस्कस नहीं कर रहे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोजिशन है, जो हम सेकंड अप्रोच में लेंगे तो वो वहाँ पे ये सपोजिशन नहीं लेंगे, वहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को भी इंक्लूड करेंगे। द पार्टिकल इज सर्टेन टू बैक in the low state. If you want to maximize your chance of provoking a transition, you should not keep the perturbation on for a long time. You do better it to turn it off after a time pi over omega fi minus omega and hope to catch the system in the upper state. So the equation 11 is appropriate to use for short time. ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम अप्रॉक्सीमेशन, इफ़ ए हार्मोनिक परटर्बेशन इज अप्लाइड टू ए सिस्टम फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल सच दैट ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा टी वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, मीन्स जो आपके पास साइन थीटा है, जो थीटा एंगल है वो अगर बहुत स्मॉल हो तो आपको पता है कि वो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा स्क्वायर। ये आप यहाँ पे पुट करें, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टी स्क्वेयर के साथ वेरी कर रही है। और ट्रांजिशन रेट क्या है आपके पास, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, तो वो आप एक टी का फैक्टर कैंसिल होने के बाद आप देखेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो आपके पास ट्रांजिशन रेट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। मीन्स ट्रांजिशन रेट जो है वो लीनियरली टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन ये कब है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। ये भी मैंने आपको ग्राफ से बता दिया था। एट अर्ली टाइम द रेट एज विच ट्रांजिशन अकर्स ग्रोज लिनियरली विद द टाइम। अब हम लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन के लिए देखते हैं कि अगर आपने टाइम जो है वो लास्ट टाइम के लिए आप परटर्बेशन अप्लाई करते हैं तो आपको फिर जो साइन स्क्वायर के साथ है आपको ये फंक्शन यूज़ करना चाहिए।
लेकिन कि लिमिट ऑफ टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर वाई टी ओवर वाई स्क्वायर टी इक्वल टू पाई, और ये जो है डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ वाई। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे जो आपने रिक्वायर्ड फंक्शन लिया उसमें y क्या है आपके पास ओमेगा है 5 माइनस ओमेगा ओवर 2, t भी इंक्लूड है, इसका स्क्वायर भी इंक्लूडेड, लेकिन t यहाँ पे ये टाइम इंक्लूड नहीं है। तो ये जो t फैक्टर है, जब आप यहाँ पे इसको y आप सपोज कर लें कि आपने लिया है ओमेगा है 5 माइनस ओमेगा ओवर टी डिवाइड बाई 2 सॉरी, तो फिर ये जो t है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो सिंपली जो है साइन फैक्टर जो है और ये सब आपके पास जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन इसके साथ एक टाइम टी भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो आपके पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो ये एंगल था, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको डिराक डेल्टा फंक्शन से बाहर लिखेंगे तो ये 2 अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा और वो फिर उससे कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल इक्वेशन ये आ गया। The Dirac delta function expresses the fact that in long time limit perturbation sharply peaked above the frequency of perturbation of omega। तो ये आपके पास वैलिड कब होगा, जब ओमेगा एफ आई जो है वो ओमेगा के इक्वल होगा, और इसके अलावा जो है ये आपके पास ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, या ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो जब आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास इस टाइप का फंक्शन आएगा कि यहाँ पे सिर्फ ओमेगा पे आपके पास जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की पीक आ रही है, और उसके अलावा जो नेबरहुड में है आपके पास ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो रहा है। The argument of delta function is also an expression of energy। क्या ये आर्गूमेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ओमेगा एफ आई का आपको पता ही है, एफ माइनस ई आई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाई एच कट होता है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग रेडिएशन है आगे, तो ये फाइनल एनर्जी जो है आपके पास इसके इक्वल आ गई। तो यहाँ पे बज़ाहिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है, कि सिस्टम एक इनिशियली लोअर एनर्जी में था, उसने एक फोटोन एब्जॉर्व किया ऑफ एनर्जी एच का टू मेगा, और एक फ़ाइनल स्टेट में चला, फाइनल एनर्जी जो फाइनल स्टेट में गया जिसकी हायर एनर्जी है ई एफ। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपने इसको डिराक डेल्टा इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को आपने जो है यहाँ पे प्लॉट किया है, और जब ये पीक वैल्यू आएगी तो इसकी जो पीक वैल्यू होगी उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पीक की, वो ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए जो विड्थ आएगी वो 4 पाई ओवर टी होगी। नेबरहुड में आपके पास जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वहाँ पे आपके पास ये फंक्शन जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वो ज़ीरो हो रही है। प्लॉट आपने क्या कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा, द मैक्सिमम इंक्रीज विदाउट लिमिट। अब ये जो आपके पास मैक्सिमम इंक्रीज़ हुई किसी भी लिमिट के बगैर हो गई, यानी आप इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक इंक्रीज़ होगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो आपने ये सपोज किया हुआ था कि ये जो पर्टर्बेशन है ये स्मॉल है, ये स्मॉल नहीं रहेगी, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वांटिटी हाई होगी। तो जो आपने इनिशियली सपोज किया हुआ था कि पर्टर्बेशन शुड बी स्मॉल, ये सपोजिशन जो है आपके पास ब्रेक डाउन हो गई है, इसलिए आप जो कह सकते हैं कि ये जो पर्टर्बेशन या हार्मोनिक पर्टर्बेशन है लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि जो पर्टर्बेशन की इनिशियल कंडीशन थी कि उसको स्मॉल होना चाहिए, उस ही को ब्रेक डाउन कर देती है। द मैक्सिमम इंक्रीज विदाउट लिमिट, however the perturbation assumption break down before it goes to 1, so we can believe the result only for relatively small time t। ओके, अब हम आ जाएंगे सेकंड अप्रोच तक। एक अप्रोच आपने सॉल्व कर ली, अगर आप सेकंड अप्रोच से सॉल्व करें तो वहाँ पे आप तो एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन को, एब्जॉर्प्शन को और एमिशन को, ठीक है। तो जो हमने पहले इक्वेशन 7 की थी वो हमने दोबारा लिख ली है। इसमें अब हम यहाँ पे किसी भी जो टर्म है उसको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम दोनों टर्म्स को साथ लेके चलेंगे। तो आपने ये जो ये वाला फार्मूला है अब हम दोनों टर्म्स में पुट करेंगे और उसके बाद फाइनली आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी।
इस टर्म को पहले हमने छोड़ दिया था, इसको डिनोमिनेटर, इसको क्योंकि हमने कहा था कि हाई हो गया, तो जो डिनोमिनेटर जो आपके पास ये वेरी हाई था, उससे ये टर्म जो है वो नेग्लिजिबल हो गई, तो ये टर्म डोमिनेट की थी। लेकिन अब हमने यहाँ पे कोई ऐसी सपोजिशन नहीं की, हमने दोनों टर्म्स को लिख दिया कि ठीक है, अगर इसमें आप ये फार्मूला पुट करें तो ये ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम रेजोनेंस कंडीशन जो है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। हम ये करेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ये सपोज करें ये जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के आपके पास इक्वल हो, माइनस के इक्वल हो, तो आपके पास ये डिनोमिनेटर जो है ये 1 के सिंक फंक्शन बन जाएगा और वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है उसके प्लस ओमेगा एफ आई के इक्वल हो, तो फिर आपके पास यहाँ पे भी ये भी 1 हो जाएगा और दोनों टर्म जो है वो डोमिनेट होंगे। तो अब हम रेजोनेंस कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे for both term. The transition probability is greatest only when the frequency of perturbing field is close to plus minus omega f. At resonance, PIF varies as t square. कि आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो वेरी करेगी टाइम स्क्वायर के साथ। वो कैसे कि यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे माइनस ओमेगा एफ आई, यहाँ पे भी आपने पुट किया, ठीक है। तो इसमें लिमिट आप अप्रोच लिमिट जो है आप ये कहेंगे कि एक्सपोज करते हैं कि ये आपने इसको एक्स ले लिया और एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास ये सिंक फंक्शन होगा। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सिंक फंक्शन मीन्स साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1। तो स्क्वायर के साथ भी ये सेम होता है, तो स्क्वायर भी हो तो भी आपके पास ये 1 के इक्वल आएगा। उसको आपने पुट किया दोनों में। अगर आपने माइनस के साथ पुट किया है तो माइनस के साथ आपने लिया है, तो फिर आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी आप देखें वो टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। और अगर आप इस कंडीशन पे लेते हैं तो भी आप देखें जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। तो दोनों इक्वेशन जो आपके पास जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है उसमें कोई। लेकिन अब आपने ये सपोज करना है, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंडीशन कब होगी और ये कंडीशन कम होगी। ऑब्वियसली दोनों कंडीशन जो है वो एट ए टाइम नहीं होंगी, या इनमें से ये कंडीशन हो सकती है या आप इस कंडीशन को लेंगे। तो इन द लिमिट ऑफ लास्ट टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप अच्छा अब ये है कि आप जब ये तो आपने कर लिया शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपने रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई की, तो आप देखेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वो टी स्क्वायर के साथ वेरी करी। और ट्रांजिशन रेट अगर आप लेंगे तो वो भी लीनियर इन टाइम होगा जैसे आपने प्रीवियस अप्रोच में किया है। तो लॉन्ग टाइम के लिए जो आपने लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन है उसमें आपने अगेन यही फार्मूला पुट करना है, तो फिर आपके पास जो फॉर्म आ जाएगी दोनों की वो इस टाइप की आएगी। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपने अगेन जो है ये फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है ड्राग डेल्टा फंक्शन जो है, अगर आप वो ए एक्स पे अप्लाई हो रहा हो तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, जब आप इसको बाहर लेते हैं तो वो बाहर लेना चाहें तो 1/a हो जाएगा। और यहाँ पे ड्राग डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आपने किया, ये जो 2 है अब यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। अच्छा, तो ये आपके पास दोनों ड्राग डेल्टा फंक्शन हो गए, ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा और ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा। अब ये आर्गूमेंट जो है वो कब वैलिड होंगे कि जब आपके पास ये आर्गूमेंट 0 के इक्वल हो, मीन्स ओमेगा एफ आई शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा एफ आई शुड बी इक्वल टू ओमेगा। तो अब दोबारा वही कंडीशन आपके पास आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन रेट आपने ले लिया, टी जो है वो डिवाइड कर दिया, और ये जो एज कट था उसको जब आप यहाँ पे एज कट स्क्वायर था, ठीक है, एक एज कट आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगेन वही जो भी आपने पहले प्रॉपर्टी यूज़ की थी ड्राग डेल्टा फंक्शन की, वो करने के बाद तो अब ये जो है आपके पास ये है डिफरेंस इन फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी है इंटरेक्शन रेडिएशन की, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो आप मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया ये कब होगा। ट्रांजिशन रेट इज़ नॉन ज़ीरो व्हेन आइदर कंडीशन इज सेटिस्फाई। इनमें से कोई एक, क्योंकि ये सम हो रहा है तो इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसेसेस सेम टाइम पे हो रहे हों। तो जो अगर आप इसको लेते हैं कि ये आर्गूमेंट 0 के इक्वल है, तो आपके पास क्या होगा, फाइनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस एज कट ओमेगा। मीन्स आपके पास जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम आ रही है। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फाइनल एनर्जी इज़ लेस दैन इनिशियल एनर्जी। और ये प्रोसेस कब होगा कि जब आपके पास एमिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो
कि आप यहाँ पे आपके पास कोई भी फोटोन जो है वो एमिट हो रहा होगा। और यहाँ पे आप देखें जो सेकंड आपको जो मैंने ऑरेंज कलर से शो किया है, ये अंडरलाइन किया है, इसको अगर आप लेंगे ये ज़ीरो के इक्वल है, तो आप देखेंगे फाइनल एनर्जी इज़ नॉट ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी। मीन आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। दीज टू कंडीशन कैन नॉट बी अकर साइमल्टेनियसली। वन, सिस्टम इज़ इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट। अगर आप कहते हैं कि जो वन इक्वेशन थी, जो वन है वो कब वन आपको ये शो कर रहा है कि सिस्टम इज़ इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट, इट डी एक्साइट बाई गिविंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच को ओमेगा ऑफ परटर्बिंग फील्ड में। आपके पास सिस्टम जो इनिशियली जो है वो आपके पास एक्साइटेड थी, आपके इनिशियल स्टेट जो है वो हायर स्टेट थी। उसके बाद ये आपने जो है ये सिस्टम ने क्या किया है कि यहाँ पे एक फोटोन जो है उसको एमिट किया है, फाइनल स्टेट जो है अब लोअर स्टेट आ गई। और ये जो फोटोन है ये किसको कहाँ किसको परटर्बिंग फील्ड में चला गया, उस परटर्बिंग फील्ड ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये आपके पास एमिशन का प्रोसेस होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच को ओमेगा। और अगर आप कहते हैं कि सेकंड इक्वेशन को आप ले रहे हैं तो फाइनल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी, तो the system absorbs the photon of energy from perturbing field and moves to an excited state of higher energy, and this is called as absorption of फोटोन ऑफ एनर्जी एच कट ओमेगा। यहाँ पे आपको ये इनिशियल एनर्जी की स्टेट शो की हुई, यहाँ पे आपको फाइनल स्टेट है। यहाँ पे जब आप फोटोन कोई सिस्टम यहाँ पे मौजूद है तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये फाइनल स्टेट में चला जाएगा। तो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन कांस्टेंट परटर्बेशन। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कांस्टेंट परटर्बेशन में और हार्मोनिक परटर्बेशन में क्या फ़र्क था। इन कांस्टेंट परटर्बेशन नाइदर एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम नॉर रिमूव फ्रॉम इट, कि ना तो कांस्टेंट परटर्बेशन में सिस्टम जो है अपनी इनिशियल स्टेट में पहले मौजूद था, उसमें ही मौजूद रहा था, उसमें कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया था, जो उसमें ना उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ना वो इसमें कोई एनर्जी हमने उसमें से रिमूव की है। लेकिन हार्मोनिक परटर्बेशन में क्या होगा कि सिस्टम जो है वो एनर्जी रिसीव भी कर सकता है और एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ये दोनों में फ़र्क है। इन कांस्टेंट परटर्बेशन नाइदर एनर्जी इज ट्रांसफर टू सिस्टम नॉर रिमूव फ्रॉम इट, वाइल हार्मोनिक परटर्बेशन रिजल्ट्स इन ट्रांसफरिंग और रिसीविंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच कट ओमेगा फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम। यहाँ तक ये आपने हार्मोनिक परटर्बेशन जो है वो उसको डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे एक रूल जो है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फर्मी गोल्डन रूल। हम ये करते हैं कि अभी तक आपने जो एज्यूम किया था, आपने सिंगल स्टेट एज्यूम की थी कि जो सिस्टम है इनिशियली जो है वो एक किसी इनिशियल स्टेट में है और फिर वो किसी फाइनल स्टेट में चला गया, वो भी आपके पास सिंगल स्टेट थी। अगर हम ये करते हैं कि सिस्टम के पास जो फाइनल स्टेट्स हैं वो एक सिंगल स्टेट नहीं है बल्कि आपके पास फाइनल स्टेट्स का बैंड है, तो उसके पास जो है वो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो उनमें से किसी भी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फिर हम जो ट्रांजिशन रेट लेंगे वो टोटल ट्रांजिशन रेट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फर्मी गोल्डन रूल आपके पास आएगा। टोटल ट्रांजिशन रेट फॉर ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम टू इनिशियल स्टेट टू ए कंटिन्यूम ऑफ फाइनल स्टेट। कंटिन्यूम फाइनल स्टेट कि आपके पास फाइनल स्टेट का एक बैंड है, तो वो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने ये जो आपके पास रो ई एफ है, ये डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स है कि जो भी आपने अब फाइनल स्टेट पहले एक सिंगल स्टेट थी, अब आपने उनके बैंड यूज़ किया, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अब आपको उसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। फाइनल एक्साइटेड स्टेट लाइड इन द बैंड ऑफ एनर्जी। अब ये सपोज कर लें कि ये इनिशियल एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई और ये फाइनल स्टेट्स हैं। अब फाइनल स्टेट्स हैं ये सब जो हैं ये एक बैंड की फॉर्म में लाई कर रही हैं। ये कब हो सकता है, आयनाइजेशन के केस में हो सकता है या फिर फ्री पार्टिकल स्कैटरिंग के केस में हो सकता है। रो ई एफ इज़ डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट। डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मीन नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। और अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें डी ई एफ, तो ये क्या होगा, द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट विद इन द एनर्जी इंटरवल ई एफ एंड ई एफ प्लस डी ई एफ। इस इंटरवल के दौरान आपके पास जो भी आपके पास नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं उसको इसका नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एज द ट्रांजिशन रेट। अब हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट परटर्बेशन और हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए फर्मी गोल्डन रूल की फॉर्म डिराइव कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट परटर्बेशन हो तो आपके पास क्या होगा कि आपने यहाँ पे फॉर्म जो है कांस्टेंट परटर्बेशन की पुट करें, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी
ठीक है। तो ये कांस्टेंट परटर्बेशन का है, ट्रांजिशन रेट वो कांस्टेंट परटर्बेशन को आपने पुट किया है। तो ये अब यहाँ पे आपने डिराक डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जो ई एफ पे हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन, अब ये जो फंक्शन आएगा वो ई एफ फंक्शन इसमें कैल हो जाएगा और यहाँ पे ये ई आई के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप देखें कि अब ये इनिशियल आपके पास डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट्स आ गई है। तो ये जो कांस्टेंट होगी टोटल ट्रांजिशन रेट बिकम कांस्टेंट इन केस ऑफ कांस्टेंट परटर्बेशन। और फर्मी गोल्डन रूल के लिए जो आपके पास हार्मोनिक परटर्बेशन उसके लिए डिफरेंट होगा। जब हम हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए करेंगे तो वो आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन ऑफ डिटेल बैलेंसिंग। Total transition rate for transition of a system to initial state to continuum of final state with energy density rho EF in the interval of EF to EF plus DEF। एब्जॉर्प्शन के लिए हम करते हैं पहले, तो यहाँ पे ये ABS जो ये एब्जॉर्प्शन के लिए आपने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो एब्जॉर्प्शन के लिए आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए जब आपने पुट किया तो ये फॉर्म आ गई, ठीक है। और अगेन आपके पास आप ये देखेंगे वो ये वही फॉर्म आई जो कांस्टेंट के लिए एनर्जी के लिए आई थी, कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे जो ई एफ आई इज़ इक्वल टू ई आई प्लस एच का टू मेगा मीन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है। फिर एमिशन के लिए जो टोटल ट्रांजिशन रेट है वो आप पुट करें, उसको सॉल्व करें, आपके पास ये फॉर्म आएगी। ये तो लग तो वैसी ही रही है जैसे आपके पास आपने कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए की थी, लेकिन यहाँ पे जो आप हाँ एक और बात, कि जब कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए की थी तो यहाँ पे ई आई था, ये इनिशियल स्टेट्स आपके पास इनिशियल एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी इनिशियल एनर्जी आई थी। लेकिन जब आप हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए करते हैं तो आपने एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के लिए सेपरेटली उसको सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पे ई एफ आया है, और ई एफ जो है आपके पास इट शुड बी इक्वल टू ई आई प्लस एच को टू मेगा, और ई एफ शुड बी इक्वल टू ई आई माइनस एच को टू मेगा। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ई एफ पे इंटीग्रेशन किया, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे ई आई नहीं लिखा। तो आप यहाँ पे ई आई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर कि ई आई आप मेंशन करना होगा कि आपने कि ई आई क्या होगा, ई एफ माइनस एच को टू मेगा। वो भी ठीक है, उस तरह भी आप लिख लें, यहाँ पे भी फिर आप इसको ई आई के फॉर्म में लिख लें, लेकिन साथ आप मेंशन करेंगे कि ई आई की एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक एब्जॉर्प्शन के लिए होगी और एक एमिशन के लिए होगी। दोनों इक्वेशन आपके पास सेम है, ठीक है। सिर्फ आपके पास फ़र्क जो है वो आपके पास एनर्जीज़ में फ़र्क है। तो अगर हम इनको इक्वेट करें तो ये फॉर्म आ जाती है। ये जो आपके पास इक्वेशन है जिसमें आप दोनों टोटल ट्रांजिशन रेट, एब्जॉर्प्शन का जो टोटल ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन रेट, और एमिशन का जो टोटल ट्रांजिशन रेट है उसको आप इक्वेट कर रहे हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं कंडीशन ऑफ डिटेल बैलेंसिंग। आई होप आपको सारा लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।